बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नजरिया ज़रूरत दफन आइन बाला दस्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पंजाब के अंदर 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म है। तहरीक इंसाफ ने तो इस फैसले का खैर मकदम किया है, मगर नून लीग हमें तसादुम की राह पर नजर आ रही है। सवाल यह है कि आइनी और सियासी बहरान टल गया या फिर अब बड़े बहरान का ये पेशखैमा साबित होगा। और इसके साथ साथ हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला तो हो गया, इलेक्शन भी होंगे या फिर नहीं, ये भी आमिर मतीन साहब के तज़किये में जानेंगे। आमिर साहब, मेरे इब्तदाइये से आपको कुछ शकूक व शुबात समझ आ रहे होंगे, ये मेरे नहीं, बहुत सारे लोगों के शकूक व शुबात हैं। फैसला तो आ गया, आपने इब्तदाइये में जो कहा है ना, नजरिया ज़रूरत दफन हो गया, वो वाकई इसका काफ़ी एजाज़ वैसे ना वो एतजाज़ हसन साहब को भी दें कि उन्होंने कॉर्नेलियस कर करके ना आखिर जस्टिस सिताब दयाल को कॉर्नेलियस बना ही दिया है। बिल्कुल, ये बड़ा कठिन सफ़र रहा है, आसानी से नहीं हुआ। आप देखें, पहले 9 जज थे, फिर 7 रह गए, 7 से 5 रह गए, 5 से 4 हुए, 4 से 3 हुए, और 3 पे भी जिस किस्म के अटैक किए जा रहे हैं वो खौफनाक ही हैं। तो चाहे मौक़िफ़ बाकी जजेस का 184(3 यानी अज खुद नोटिस के ऊपर था, शायद असूली था, मगर ये तारीख फैसला करेगी कि वो क्या जस्टिस मुनीर की ब्रैकेट में पाए जाएंगे, उसमें गिने जाएंगे। बाकी जजेस बड़े बड़े मुतबद जजेस हैं, बहुत लाइक जजेस हैं, शायद असूली इख्तलाफ होगा, मगर ये किस्म का जस्टिस मुनीर वर्सेस कॉर्नेलियस बन गया हुआ था। बिल्कुल, गवर्नमेंट का रिएक्शन बड़ा ज़ाहिर है सख्त आया है। वज़ीर कानून ने तो ये कहा है जी ये बड़ी मायूसी हुई है। ज़राए के हवाले से ये चलाया गया है कि काबीना ने मुस्तरद किया है, मगर नवाज शरीफ साहब ने तो उनका तो खौफनाक किया है। तो ये उनका माजी में क्या कहते रहे हैं और आज क्या कहा है, और प्रोड्यूसर साहब दिखा सकेंगे इस टांस में कितनी तब्दीली आई है। अभी कुछ ही देर में हम वो शॉर्ट भी अपने देखने वालों को अच्छा वही दिखा देंगे। आपने कॉर्नेलियस की बात इन द मीन टाइम जी आपने ये बात की थी, लेकिन आमिर साहब ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि उमर अता बंदियाल साहब ने ये जो फैसला किया है जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के बाद जो 6 रुकनी बेंच बना है, उसके बाद तो ये कहा जा रहा है कि पहले वाले फैसले की अहमियत तो तकरीबन खत्म हो गई है। जस्टिस कॉर्नेलियस नहीं, वो तो जस्टिस मुनीर के रास्ते पे चल पड़े हैं। अगर 7 या 9 का बेंच बन जाता इस मामले को लेकर तो ये एक अलग बात थी। ये बहस भी है। ये मुझे इसमें कोई इतनी ज़्यादा लॉजिक नहीं दिखती, ये उसमें है। पर मैं आपको ज़रा सुनाना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के ट्वीट्स तैयार करते हैं, मगर मैं जो मरियम बीबी की जो सख्त ट्वीट्स आई हैं वो बहुत ज़्यादा वो पढ़ देता हूँ। कि पहले उन्होंने कहा जी 2018 में जो काम फैज़ खोसा और साकिर निसार ने अंजाम दिया था वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। इस खौफनाक और रिटाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपना आइनी और कानूनी हाथ से रोके। अब ये जो है ना, ये उस बेंच ने उठा रखी है वही जिम्मेदारी। साजिश का इल्ज़ाम आ गया। वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं है। आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। बहुत हार्ड, बहुत सख्त है। और जो नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, मैं तो मुबैना तौर पे कहूँगा, पर उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को कोर्ट अनकोर्ट जो है वो करप्ट ही करार दे दिया डायरेक्टली। ये मरियम बीबी ने ज़रा बेंच के मतलब ये कह दिया, मगर अब ये देखना है कि वो इस पे कंटेम्प्ट लगती है कि नहीं लगती है, क्योंकि डायरेक्टली किसी को करप्ट करना, हम सारे कहते हैं कि उनके ऊपर इल्ज़ामात है और उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, मगर ये कह देना कि जनाब वो करप्ट है बग़ैर अभी साबित हुए, और जुडिशल काउंसिल के अंदर मेरा ख्याल उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन भी जा चुकी है, वो एक अलग बात है। मगर एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने अपना मूड दिखा दिया है। उन्होंने बता दिया कि जी वो ये बिल्कुल हर सूरत में हेवंस में फॉल, आसमान अगर गिर जाए तब भी उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करवाना है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर देखना है कि इनके ऊपर मुनसर है
कि ये उसकी अमलदारी करते हैं या नहीं करते, क्योंकि दाव पे जो है ना इस वक्त ये इनकी डिस्क्वालिफिकेशन लगी हुई है नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, कि वो कंटेंट भी हो सकती है और वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकती है। आपको पता है मरियम साहबा ने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो हो जाए, हम भी डट के खड़े। आपके माजी में क्या था, राज इनकी गुफ्तगू क्या है? भाई ये अभी सबसे बड़ा यही अब क्वेश्चन जो आगे आ रहा है कि ये अगर आज उनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई है और अभी उन्होंने ज़बानी ये बात की है, अभी क्लियरली ये नहीं किया, असल नज़रें इस बात पे हैं कि कब जाके ये जब अनाउंस करेंगे कि जनाब जो उनको एक तारीख दी गई है कि आपने फ़लानी तारीख तक ये चीज़ें मुहैया करनी है तमाम इदारों को, जब वो चीज़ें मुहैया नहीं करते, प्रैक्टिकली वो चीज़ें नहीं होती हैं, इदारों को कहा गया है कि आपने पैसे देने हैं, आपने पुलिस देनी है, आपने फ़ौज के हिस्से देने हैं, वफाक ने अपना रोल, सबका नाम ले लेके उन्होंने पूरा शेड्यूल दे दिया है। तो जब उस पर नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर अदालत का जो जिस तरीके से मूड में अदालत नज़र आ रही है, फिर 1 2 3 4 क्या होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली जब ये कहेंगे नहीं करेंगे तो अब ये देखना है कि उनको डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं कि पहले इन लोगों को बुलाएंगे, अब ये एक सवाल है। एक और भी बहस आमिर साहब बहुत ज़्यादा चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला सर आंखों पर, मगर जो इलेक्शन के हवाले से शेड्यूल उन्होंने दिया है ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आता। एक बहस ये भी इस वक्त चल रही है जी। इसका एक मेरा ख्याल है, मैं वकील साहब कुछ देर में एतजाज साहब हमें डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे, बेहतर बता सकेंगे, और मेरा ख्याल वो इसलिए ये उन्होंने किया है कि इससे पहले उनका फैसला आया था तो इलेक्शन कमीशन ने उसको 8 अक्टूबर तक ले गए, तो उन्होंने शेड्यूल इसलिए दे दिया है कि ये आर्टिकल 58 है गालबन जो है इलेक्शन एक्ट के अंदर, जिसके तहत वो शेड्यूल बदल सकते हैं, और उनका ये कहना था जनाब ये मेरा इख्तियार है बदलने का, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने खुद ही शेड्यूल दे दिया कि ये वो अपना इख्तियार ना इस्तेमाल करें। चलिए मैं वेलकम करती हूँ इस वक्त माहिर कानून एतजाज एहसन साहब, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। जी चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आखिरकार मुबारक को आपने जस्टिस अल्ताफ बंदयाल साहब को कर्नेलियस बना के ही छोड़ा है, और ये मैं समझता हूँ कि आपका कहने से बड़ा ये फ़र्क पड़ा, और वकला भी जिस तरीके से आपने पहले जुडिशरी की मूवमेंट में भी इकट्ठे किए थे, दोबारा जिस तरीके से उन्होंने सॉलिडारिटी ज़्यादातर ने, कुछ बार काउंसिल वगैरह ने नहीं की, वो सब ने की। अब सवाल ये है कि अदालत ने तो अपना मूड शो कर दिया कि उन्होंने हर सूरत में अमल दरामद करना है, और हुकूमत अगर अमल दरामद नहीं करती तो फिर क्या अदालत के पास चॉइसेस रह जाती हैं? नहीं, अभी तक तो हमें ये पता नहीं कि हुकूमत ने इनकार किया कि नहीं। पहले मेरा ख्याल था कि उन्होंने फॉर्मली इनकार कर दिया है, लेकिन अब आपके और दीगर जो एंकर्स हैं उनसे पता लगा है कि नहीं, उन्होंने ज़राए के हवाले से चला दिया है। मरियम बीबी ने जो ट्वीट किया है उसमें किया है मुस्तरद करना काफ़ी नहीं है, हमें इन जजों को कटहरे में लाना होगा, और बाकी उन्होंने मायूसी का कहा, आप सही कह रहे हैं कि भी एलानिया उसका कोई नहीं आया, मगर फ़र्ज़ करें कि वो वाकई ये सहूलतें जो अदालत ने बिल्कुल स्पेसिफाई करके किया ये नहीं करते, तो फिर क्या शहबाज शरीफ के साथ यूसुफ रज़ा गिलानी वाला सलूक हो सकता है? सारी काबीना पे हो सकता है, ये सब कोई ले डूबेंगे, अकेले नहीं जा रहे। इन्होंने किया ये है, ये हिम्मत नहीं की इन्होंने शरीफ खानदान ने कि वो खुद अकेला वजीर आजम ही सबकी चाल बन जाए और कहे मैं ये चाहता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इनकार करता हूँ इस पे अमल दरामद करने की, क्योंकि बावजूद जो भी दे कि जी ये 3 मेंबर का फैसला है, ये बायस फैसला है, मुतअस्सिब फैसला है, पर ये शरीफ खानदान ने अपने ऊपर प्राइम मिनिस्टरशिप तो ले रखी है, लेकिन अपने कंधे पर ये बोझ उठाना मुनासिब नहीं समझा और सारी काबीना को साथ में बिठाने की कोशिश की है, जिसमें से हमारे तो कुछ होंगे गड़ी खुदा बख्श गए हुए, पर ये आप क्या करते हैं, इनको ये मशवरा मैं तो यही दूंगा कि आप ऐसा ना करें, ये ना ऐलान करें कि हम मुस्तरद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के
फैसले को। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जो कि काबीना भी नहीं है, जो वजीर आजम भी नहीं है। वजीर आजम के को ओबे करना हर शहरी का हक नहीं है, फर्ज नहीं है। कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है आइन में जो कहता हो कि वजीर आजम या चीफ मिनिस्टर जो हुक्म देगा वो हर एक पे लाजिम होगा उसको मानना, या काबीना जो हुक्म देगी। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल 190 है। आर्टिकल 190 कहता है कि हर शख्स पाकिस्तान में पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानने पे और उसको बजा लाने पे। तो ये तो आइन का एक डायरेक्ट मैंडेट है। अब आप अगर इसके सामने खड़े होकर कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हम नहीं मानते, तो ये तो बगावत हो गई और ये तो हो जाएगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दोनों। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हुई तो वो आपको पता ही है, इसमें तो लंबा काम ही नहीं होगा, कोई शहादत की जरूरत नहीं होगी। उसमें यूसुफ रजा गिलानी के केस में तो मैंने 4-5 दिन बहस की थी आर्टिकल 248 के तहत कि जी ये सॉवरेन इम्यूनिटी है उनको, जब तक आसिफ जरदारी साहब सदर है उस वक्त तक आप इनको किसी अदालत में और बिलखसूस किसी फॉरेन गैर मुल्की थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने सररगू नहीं कर सकते। तो साहब आपने बड़ी अहम बात की है कि उस केस में जो केस आप बता रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी का, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर गए थे, उसके बाद परवेज अशरफ साहब आ गए। आप ये जो कह रहे हैं कि इस सूरत में पूरी काबीना उड़ सकती है, तो ये बड़ा नया पहलू आपने जिक्र किया है। नहीं, जाहिर है जो भी उसमें शामिल होगा वो जिम्मेदारी लेगा उस फैसले की। और मेरी तो ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो, पीडीएम की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ऐसा ना हो। मैं तो आपको सिर्फ कानून की तशरीह कर रहा हूँ, कानून जैसा है। और यूसुफ रजा गिलानी पे जो आता है सादिक आता है फैसला, वो जाहिर है शहबाज शरीफ पे भी आएगा। ये तो नहीं हो सकता कि यूसुफ रजा गिलानी के लिए और कानून हो और शहबाज शरीफ के लिए और कानून हो। तो साहब ये बताएं कि सिर्फ मुस्तरद करने से ही काबीना के ये कंटेम्प्ट लगती है, या उन्होंने जो टाइम फ्रेम दिया है कि फलानी तारीख तक आपने इलेक्शन के लिए ये सहूलतें देनी है, पैसा देना है, फोर्स देनी है, उस पर जब अमल दरामद नहीं होगा वो एक टाइम होगा जब अदालत को इनको बुलाना पड़ेगा? नहीं, ये आप ये कहते हैं दिस इज टेकिंग ए लीनियंट व्यू ऑफ द मैटर। और इसमें लीनियंट व्यू लेना चाहिए अदालत को कि अगर वो जबानी कलामी कुछ कह भी दे के चुके हैं या कह भी दिया है उन्होंने, पर अगर उस पर अमल दरामद वो नहीं करते अपने बाइकआउट पे या अपने अदम ताउन से, और उस पर ताउन करते हैं, फैक्चुअली ताउन कर जाते हैं, 10 तारीख को जो उन्होंने मुहैया करनी है उनको इलेक्शन कमीशन को जो मवाद मुहैया करना है, जो नफरी की उनको कमिटमेंट देनी है कि ये आपके लिए हाजिर होगी, अगर वो कमिटमेंट दे देते हैं, फैक्चुअली अमल कर देते हैं, तो फिर ये कैबिनेट के फैसले को दरगुजर कर सकती है अदालत। चल साहब, ये बड़े लोग स्वाब का पीपल्स पार्टी से अभी भी ताल्लुक है और पीपल्स पार्टी की एक बड़ी स्ट्रगल है। काफ़ी लोग जो स्ट्रगल का हिस्सा रहे हैं वो थोड़े से सवाल उठा रहे हैं कि बिलावल साहब का जो स्टांस रहा कि मुझे ख़दशा है कि एमरजेंसी भी लग जाए और मार्शल भी लग जाए। फिर उसके बाद आपके और हमारे दोस्त रज़ा रब्बानी साहब वो 2 मिनट में आंसू पहले बहाते थे, उनकी कहीं आवाज़ नहीं आ रही है। और अगेन हमारी और आपकी दोस्त शहरी रहमान, ये ज़रा क्लिप आपने देखा होगा। ये मुझे पता इसका जवाब बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि हमारी आपकी सबकी दोस्त रही हुई है और उनका बड़ा एक दरख्शां माजी रहा है। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ कमेंट करें। पहले तो बात यह है कि ये अगर उसने असेंबली में तकरीर की है तो मैं वो समझता हूँ वो प्रोटेक्टेड है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा कि उसके उनके ऊपर मेरी बात सुन ले आप जरा। मैंने अगले दिन उसको नसीम जहरा को यही कहा था, आप जो सीनियर एंकर है ना, आप बात सुनते जरा कम है और अपनी जरा माफ कर दें, प्लीज जारी रखें। आप सीनियर हैं
तो इसलिए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ। पर मेरी बात अगर आप दोनों बातें सुनते थे ना तो आपको फिर ये शायद ना, पहली बात तो ये है कि ये प्रोटेक्टेड होगा, इसका डिफेंस ये है कि ये नेशनल असेंबली ने उसने किया, फ्लोर ऑफ द हाउस। दूसरी बात यह है कि जो उसने कहा है अमूमी तौर पे उसने खून गरमा दिया, उसने खून मेरा भी गरमा दिया है, जिस तरह उसने शहरी ने बात की है वो। लेकिन उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इस मामले में, ये एक और बात है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो 3 जजेस का फैसला है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उस फैसले में नजरिया ज़रूरत को मुस्तरद किया गया है, और नजरिया ज़रूरत के हम सब खिलाफ रहे हैं और खिलाफ रहे हैं। लेकिन आज या कल नवाज शरीफ ने बड़ा अजीब ट्विस्ट दिया है। नवाज शरीफ वहां बैठ के, लंदन में बैठ के कह रहे हैं कि जी, एक तो उनका कल से मशहूर हुआ है कहना कि जी जब बेंच को ही नहीं मानते तो उसके फैसले को कैसे मानेंगे। उन्होंने तो मुस्तरद किया है इसका फैसला। लेकिन आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है साफ नवाज शरीफ। उसने कहा नजरिया ज़रूरत अगर सहूलत बख्शता है जर्नैलों को, तो ये सियासतदानों को क्यों नहीं सहूलत बख्श सकता। तो सहूलत ये तो अगर ये सियासतदान इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या खराबी है। हम समझते हैं कि नजरिया ज़रूरत खुद ही एक गलत हथियार और औजार है, गलत टूल है, और इस टूल को कोई भी इस्तेमाल करे वो गलत है। और अगर कोई इस्तेमाल करे कि क्योंकि नजरिया ज़रूरत है तो इतना सा ना आमिर साहब कि उसका मानी तो सिंपल है कि जी 90 दिन होने तो चाहिए, आइन के तहत होने तो चाहिए 90 दिन। आइन के तहत मार्शल लॉ तो नहीं लग सकता, पर अगर लग गया और अगर 90 दिन एक्सीड हो गए या हो जाते हैं तो फिर क्या किया जा सकता है। ज़रूरत के तहत जो भी काम आपने किया वो आइन से इनराफ और आइन से मुतसादम भी हो सकता है। ये नजरिया ज़रूरत है। इसके बरक्स जो पोजीशन दी हुई थी अता बंदयाल ने, उमर अता बंदयाल ने, वो ये है और उसके साथियों ने कि हम नजरिया ज़रूरत पे नहीं चलेंगे, हम स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 90 डेज चल रहे हैं। चौधरी साहब, ये अभी भी बहस जारी है कि जी ये फुल बेंच होना चाहिए था, लार्जर बेंच होना चाहिए था, और वो जजेस जिन्होंने डिसेंट किया सूली तौर पे वो चाहे 184(3) के ख़िलाफ़ था, मगर उनका ये मौक़िफ़ जो है वो एक और आइनी शिक 90 दिन के इलेक्शन के आड़े आ रही थी। तो आपके ख्याल में जो आपने मुनीर वर्सेस कॉर्नेलियस की लाइन ड्रॉ की है, तो तारीख उनकी तरफ किस तरह देखेगी? मैं बताऊं आमिर, एक तो ये है कि पहले मैं जरा बात कर दूं आपको बेंच की। बेंच फुल बेंच या फुल कोर्ट होना चाहिए था कि नहीं, ये फुल कोर्ट के लिए मुतालबा बहुत देर लेट हुआ है। ये भी एक फैसला इस मामले का कंक्लूसिव फैसला 1 मार्च को हो चुका था। ये अब उसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन थी उस फैसले की। वो फैसला किस तरह पहुंचा 3 जजेस पे कि उमर अता बंदयाल ने 9 जजेस का ही बेंच बनाया, 9 जजेस का। उसमें से 2 निकल गए, एजाजुल हसन और जस्टिस नकवी। जब वो निकल गए तो 7 जजेस रह गए। 7 में से उसका हियरिंग से पहले, फुल हियरिंग से पहले, उसकी पूरी डिलिबरेशन से पहले 2 और निकल गए, एक अतर मिनल्ला और एक याया अफरीदी। वो निकल गया। उन्होंने कहा हम इसको जरूरी समझते ही नहीं है और हम इसको समझते ही नहीं कि इसमें बैठा जाए अक्सर। वो निकल गए। अब 5 रह गए। अब 5 ने जब फैसला किया, 5 मेंबर बेंच का फैसला है, क्योंकि 5 मेंबर बेंच का फैसला 1 मार्च को पहला जुमला जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। पहला ही जुमला, आधा जुमला, बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 against 2 वी आर पासिंग दिस ऑर्डर, बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 against 2। इस पे 5 जजों के दस्तखत है, मंसूर अली शाह साहब के भी हैं और वो मंदो खेल साहब के भी हैं। अब ये एक्सेप्ट करते हैं कि बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब इसमें 7 कहीं नहीं बनते, 7 कहीं नहीं आ सकते। खुद वो मान रहे हैं बाई ए मेजॉरिटी ऑफ
3-2 हम ये फैसला सुना रहे हैं। और इन्हीं पांचों ने वो केस की बहस सुनी थी। जिसने बहस ही नहीं सुनी, जिस जज ने, उसको तो काउंट नहीं किया जा सकता। वो प्रॉक्सी तो नहीं लगती गवर्नमेंट कॉलेज की तरह या सुप्रीम कोर्ट में, तो ये वो काउंट ही नहीं हो सकते थे। तो 1 मार्च को ये पूरा ये फाइनल फैसला हो गया था, जिस दिन उन्होंने कहा कि आप हिदायत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि इसको कंसल्ट करो और डेट्स दो दोनों, और उसने 30 अप्रैल दे दी। अब बाद में कहना शुरू किया कि जी फुल कोर्ट हो, फुल कोर्ट हो। अब फुल कोर्ट किस लिए बैठी? वो तो फैसला हो चुका है। अब फुल कोर्ट ने कोई नया केस तो नहीं देखना हो तो नया केस हो। ये तो फैसला 1 मार्च को हो गया था फाइनल, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। चौधरी साहब, मेरे इस सवाल का एक दूसरा हिस्सा ये था कि जो 183 के मतलब जो इस्लाहात की बहस है वो बड़ी पुरानी जारी है, और एक बड़ा तबका मेरे जैसे लोग भी ये कहते हैं कि इस्लाहात होनी चाहिए, मगर इसकी जो टाइमिंग जहाँ पे जिस केस में लाई गई उससे 90 दिन के अंदर आईनी शिक जो है वो वायलेट होने जा रही थी। तो इसको रोकने में और इसके आड़े आने में फ्यूचर में इनके मतलब, हालांकि बहुत बहुत बड़े जज हैं उसके अंदर, बहुत बाइज्जत तो सारे जज होते हैं, मगर इसमें बड़े बड़े नाम हैं जो अपने असूल पसंदी के लिए मशहूर हैं, तो उनको हिस्ट्री कैसे जज करेगी? मैं कहता हूँ आमिर, मेरे ख्याल में फिर भी काइंडली जज करेगी, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बड़ा है। और मैं भी ये कहता रहा हूँ, मैंने बारहा कहा है कि ये जज साहिबान को ये महसूस हो गया कि वो नजरिया ज़रूरत के कैंप में और जस्टिस मुनीर के कैंप में बैठे हैं, तो वो समझ जाएंगे कि ये हम गलत जगह बैठ गए। और उसकी वजह यह है कि उनके वो दानिश्वर और बाशऊर लोग हैं। और मैंने ये कहा है, मैंने खुद कहा है, और मैंने कादी फैज की भी इस लिहाज से तारीफ की है कि वो भी एक दबंग जज है और बड़े दलेर जज है और ज़ीरक जज है, पर वो इस वक्त पहचान लें कि ये गलत तरफ जा रहे हैं कि नजरिया ज़रूरत है ये कि 90 डेज में होना चाहिए, पर हो नहीं सकता क्योंकि ज़रूरत के बायस नहीं हो सकता। और ये मेरा ख्याल है ये जज हर वक्त नहीं काउंट होंगे। मैं इनमें से जिनको जानता हूँ वो हर वक्त नहीं काउंट होंगे नजरिया ज़रूरत के कैंप में या मुनीर के कैंप में। ये असल में कॉर्नेलियस के कैंप के लोग हैं, और इन्होंने अपने कुछ लोहा मनवाया भी है इन सब में। और मैं ये समझता हूँ कि इनका गुरेज का जो मौका है वो इनके लिए मौजूद है और मौजूद रहेगा तारीख। चौधरी साहब, ये 184(3) के जो अगेंस्ट जो बिल लेके आ रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि अगर ये चैलेंज हुआ ये पास होगा। दूसरा, क्या इसके ज़रिए इलेक्शन का प्रोसेस मुलतवी या बर्खास्त हो सकता है? नहीं, इलेक्शन का प्रोसेस मुलतवी अब नहीं हो सकता। वो अगर यही बेंच ना करे तो नहीं हो सकता। और उसकी वजह ये है, बाकी वजह ये मैं आपको एक चीज़ अर्ज करूँ कि ये हमारा मुतालबा दीना रहा है। मेरा अपना बड़े 20 साल से मुतालबा रहा है कि 184(3) के फैसले के खिलाफ कम से कम एक अपील होनी चाहिए। इंतरा कोर्ट अपील ही हो, पर अपील होनी चाहिए, और ये अपील प्रोवाइड करते। इसी तरह हमारा मौक़िफ़ ये रहा है कि रिव्यू में अगर कोई क्लाइंट जाता है, पार्टी जाती है, तो उसको वकील तब्दील करने का इख्तियार हो। उसका वकील पहले अगर मिल गया और दूसरी साइड से, तो वो तब्दील ही नहीं कर सकता वकील। तो हम ये कहते रहे, लेकिन अब इसमें देखना ये होगा कि इनमें से कौन सा कानून अपील क्या खास कर माजी मौसर बमाजी हो सकती है, क्योंकि आइन के तहत है, और आर्टिकल 191 के तहत आप कानून बनाएंगे। क्या महज कानून से अपील का राइट ग्रांट हो सकता है कि नहीं, या उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है? ये एक इशू बहुत बड़ा उठेगा। मेरी इस पर राय है, पर मैं अभी अर्ज नहीं करना चाहता। पर दूसरा इशू जो है, फॉर इंस्टेंस वकील चेंज कर लेने का, वो तो सादा इशू है, वो आइन से आईनी राइट नहीं है सच स्पेसिफिकली। वो तो लॉ अंडर आर्टिकल 191 रेगुलेट कर लेगा और वो इजाजत दे देगा। पर अपील का हक जो है
ये और खासकर टाइम बार्ड अपील जो हुई हो उसमें राइट। अब आप देखें ये जो फैसला 1 मार्च का फैसला है या डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का जो फैसला है 14 जनवरी का, इन फैसलों के बाद एक राइट क्रिएट हो गया है 3 करोड़ पंजाबियों में टू वोट, टू गो एंड वोट। वो राइट क्रिएट हो गया 3 करोड़ पंजाबियों में कम अज कम। अब वो उसको वापस अदालत किस तरह ले सकती है? तो आसानी से तो नहीं ले सकती। तो अदालत ले सकती है अगर वो बिल्कुल कहे कि ये आइन की खिलाफ वर्जी, आइन की खिलाफ वर्जी साबित करनी पड़ती है। अब आइन तो कहता है 90 दिन, सब मानते हैं 90 दिन, सिर्फ ये कहते हैं कि इसमें नजरिया जरूरत डाल दो। नजरिया जरूरत तो आइन की खिलाफ वर्जी, खुद आइन की खिलाफ वर्जी है, बाई डेफिनेशन आइन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी विच डिफीट्स लॉ। कि लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है पर नेसेसिटी डिमांड अदरवाइज, हमारी जरूरत और है, अब आइन से इनराफ कर लें। तो ये प्रॉब्लम्स है इसमें भी, ये जो लेजिस्लेशन है। चौधरी साहब, ये अपने नाजरीन को समझाने के लिए कि जो माजी का जिक्र कर रहे हैं कि 1 महीने की उसके अंदर जो क्लॉज डाली गई है जिसके ज़रिए नवाज शरीफ साहब बहाल हो सकते हैं, उसका वो जिक्र है। मैं लास्टली आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये पंजाब की जो निगरान हुकूमत है, ये 90 दिन का जो से आगे 1 महीना जो इलेक्शन किया गया है, तो ये एक्सटेंशन उनकी भी हो जाएगी? हाँ, ये एक्सटेंशन ये इनहेरेंट है इसमें, क्योंकि वरना तो वॉइड हो जाएगा ना। पर अगर इलेक्शन नहीं होते 90 दिन के अंदर या उस पीरियड में या 13 मई तक फॉर इंस्टेंस इलेक्शन नहीं होते और गवर्नमेंट को ऑपरेट नहीं करती, फर्ज कीजिए जो कहा जा रहा है कि हुकूमत ने या काबीना ने फैसला कर दिया है कि ये हम नहीं कोऑपरेट करेंगे और मानते नहीं है, तो फिर ये निगरान ऑन द 91st डे इलीगल हो जाएंगे। क्योंकि आइन कहता है, ये नहीं कहता कि विदिन 90 डेज, आइन कहता है ऑन अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी 91st डे इज दे आर इलीगल, दे आर illegal occupants of high office, they are encroachers, they are subverters. सही है। अच्छा सर, आप और आमिर साहब अभी कुछ देर पहले जो अदालती इस्लाहत के बिल के हवाले से बात कर रहे थे, मेरा सवाल शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, उसके लिए पेश की माजरत आपसे। अप्रैल के 3रे हफ्ते तक ये बिल ऑटोमेटिकली कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा, इस पे सदर ममलकत दस्तखत करते हैं या फिर नहीं करते। मौजूदा गवर्नमेंट इस मामले को लेकर जब अपील में जाएगी तो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब नहीं होंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 2 जजेस शामिल होंगे, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब डेफिनेटली बेंच का हिस्सा बनेंगे। अगर वो ये बात कर देते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए इस अपील को लेकर, तो फिर आप आईनी तौर पे मामला किधर जाता देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इम्कान ये है कि ये इस बिल को चैलेंज किया जाएगा, इस बिल को चैलेंज किया जाएगा, जो पहले चीफ जस्टिस के पास जाएगा कि इसको इस बिल पे अमल दरामद बाद में होगा, पहले इस बिल को चैलेंज कर दिया जाएगा। और बिल जो एक्ट बन गया होगा तो उसको चैलेंज किया जाएगा कि ये एक्ट मौसर एक्ट नहीं है, इसकी जगह ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे, आई डोंट नो अदर ग्राउंड आर ऑल्सो अवेलेबल, बट ये एक ग्राउंड है जो कि सबसे मौसर है। उसके बाद अगर पहला ही बेंच ये इसको सस्पेंड कर देता है इस एक्ट को, तो फिर वो एक्ट का निफाज ही नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त समझिए कॉर्नेलियस ग्रुप, वो इस मामले में पेशरफ्त करनी पड़ेगी उसको, और करेंगे वो पेशरफ्त, क्योंकि वरना तो ये इदारे जो इस वक्त बिल्कुल ला रहे हैं, वो इदारे असल मामला है कि क्या इलेक्शन होने हैं मई के दौरान पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, ये असल मामला है। एट द बॉटम लाइन इज दिस, जो नजरिया जरूरत के आदमी है वो नहीं चाहते, इंक्लूडिंग द मैन ऑन हॉर्स बैक जो उनके पीछे है, और जो चाहते हैं कि आइन को एज इट इज टुडे इसको मनवन ओबे किया जाए,
और उसकी पासदारी की जाए, वो नजरिया जरूरत के अगेंस्ट है और उनके अगेंस्ट है मैन ऑन हॉर्सबैक ऑल्सो आर अगेंस्ट है। तो मैन ऑन हॉर्सबैक डिटरमिन विच साइड दी नजरिया जरूरत इज इन दी फाइनल एनालिसिस। सही, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे इन जजेस में जो इस वक्त नजरिया जरूरत के साथ लगते हैं, ये नजरिया जरूरत का साथ अपनी एंड तक नहीं दे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बस लास्ट में इसमें ऐड करता जाऊं कि मैन ऑन हॉर्स बैक ये बड़े डिफरेंट हालात हो गए हैं, वक्त और है और भी कई बहरान चल रहे हैं, तो कोई नया बहरान ऐड करना अफोर्ड कोई भी नहीं करता। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अभी एक ब्रेक की तरफ हम चल रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और कश्मकश है जो सर उठा रही है, जिस तरह से अभी आमिर साहब बात कर रहे थे पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से और केयरटेकर गवर्नमेंट के हवाले से। निगरान वज़ीर आला पंजाब तो कह रहे हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं, मगर मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो हमें गुरेजा नज़र आ रही है। ब्रेक से वापस आके इस कश्मकश के ऊपर भी बात होगी, हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से खुशामदेद कहेंगे। माहिर कानून अबूजर सलमान नियाजी साहब ने प्रोग्राम मुकाबिल में हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच अबूजर साहब, प्रोग्राम मुकाबिल में हमें ज्वाइन करने के लिए। कुछ आईनी मामलात के ऊपर उनसे भी बात करते हैं। जी अबूजर, बहुत मेहरबानी आपको हमें टाइम देने की। ये बताएं कि ये बार बार दोहराया जा रहा है कि जनाब ये CM ने किसी के कहने पे असम्बली तोड़ दी और इमरान खान ने तोड़ दी, तो ये इसमें कोई कबाहत है आइन के अंदर? मरीम बीबी ने तो बहुत सख्त किस्म की ट्वीट कर दी है, मैं वो पढ़ भी देता हूँ। आज का फैसला इस साजिश का आखिरी वार है जिसका आगाज़ आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर बेंच लाडे इमरान को पेश की गई कि लो बेटा तोड़ दो, ताकि हम जैसे सहूलतकारों की मौजूदगी और निगरानी में तुम्हें दोबारा सिलेक्ट किया जाए। लंबा हो गया सवाल, मगर ये क्या आइन में है, ये इख्तियार एब्सोल्यूट नहीं है PM और CM का कि वो उनको जब लगे कि उनको सियासी तौर पे सूट करता है वो तोड़ सकते हैं? देखें आमिर साहब, आइन जो है हमारा वो बिल्कुल वाजिया है। जो हमारी शिक है 112 उसमें लिखा हुआ है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसकी सवाबदीद है, वो किसी के मशवरे का, किसी की जोर, किसी से ज़बरदस्ती का पाबंद नहीं है। अगर उसको लगे कि वो असम्बली डिसॉल्व करना चाहता है तो उसने गवर्नर को सिर्फ एडवाइस करना है और गवर्नर पाबंद है कि विद इन 48 आवर्स वो असम्बली डिसॉल्व करे। अगर वो नहीं करता तो ऑटोमेटिकली बाय फिक्शन ऑफ लॉ ये डीम किया जाता है कि असम्बली डिसॉल्व हो गई है। तो यहाँ पे खान साहब का रोल भी इररेलेवेंट है या किसी और पार्टी का या किसी स्टेक होल्डर का कि उन्होंने परवेज इलाही साहब को जोर ज़बरदस्ती करवाया, ये सिर्फ इररेलेवेंट चीज़ है। All you need is advice by the चीफ मिनिस्टर। वो 2 लाइनों की एडवाइस होती है, उसमें कोई रीजनिंग नहीं देनी, कोई वजूहात नहीं बतानी, सिर्फ सवाबदीद है चीफ मिनिस्टर की। आइन बिल्कुल क्लियर है इस चीज। यानी कि चाहे उनकी सास ने या पुप्पी ने किसी ने भी कहा हो या दिमाग में आया हो, बस ये काफ़ी है, ये कह रहे हैं। आपकी मैं ट्वीट देख रहा था कि आपने ये भी एक बहस रहती है कि जनाब ये देखें हाई कोर्ट के अंदर केस था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों टेकअप किया, और आपकी ट्वीट में आपने भुट्टो केस का, बेनज़ीर भुट्टो केस का हवाला दिया हुआ है, तो वो ज़रा थोड़ी तफसील बता दें कि ये माजी में ये इसकी नज़ीरें कितनी हैं? जी बिल्कुल। देखें आमिर साहब, 2 जुरिस्डिक्शंस होती हैं। एक आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन है जो हाई कोर्ट में डायरेक्ट आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन कहते हैं, जिसको हम रिट पिटिशन भी कहते हैं। कोई भी आइन की या कोई मुल्क का कानून इंप्लीमेंट ना हो रहा हो तो आप उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए करते हैं। और दूसरी होती है 184(3) की जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की होती है। उसमें से एक तो सुमोटो जुरिस्डिक्शन निकलती है या आप डायरेक्ट पिटिशन फाइल करते हैं, और उसकी 2 कंडीशंस होती है। कोई आइन का राइट आपने इन्फोर्स कराना हो, कोई आइन की, और साथ साथ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस का, जैसे मुफाद आमा का मसला हो। तो ये दोनों जुरिस्डिक्शंस पैरेलल चलती हैं। बेनज़ीर भुट्टो केस जो 1988 का है, 11 मेंबर बेंच की जजमेंट है, वो कहती हैं
और बेशुमार जजमेंट्स है। ये तो मैं एक बता रहा हूं क्योंकि बड़ी बेंच की जजमेंट है, वो ये कहती है ये दोनों ज्यूरिसडिक्शंस साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। बस दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होती हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हो, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन अज्यूम कर सकता है। और जहां तक देखें, आप अभी बता रहे थे, मरियम बीबी की ट्वीट का भी जिक्र कर रहे थे, देखें ये पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, पीडीएम है, और जो बाकी भी स्टेक होल्डर्स हैं, काफी जो नोन है अननोन है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली चीफ जस्टिस साहब से ये चाहते थे कि वो नजरिया जरूरत जो जस्टिस मुनीर ने जिसको पैदा किया उसको दोबारा जिंदा कर दें, आइन को मुअत्तल करके नजरिया जरूरत को अपहोल्ड कर दें। तो मेरे ख्याल से बड़ा प्रेशर था, ये बंदयाल साहब पे की बड़ी तारीफ बनती है, क्योंकि उन्होंने बड़ा प्रेशर एक तो एब्जॉर्ब किया, बड़े ठंडे दिमाग से फैसला किया, बड़ी तनकीद हुई, ऐसी तनकीद हुई जिस पे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो तौहीन अदालत का देखे नोटिस लग जाता है। आपने देखा होगा माजी करीब में ही तलाल चौधरी साहब हो गए, काफी लोगों पे कंटेम्प्ट की केसेस हुए हैं, और तनकीद करने पे या स्कैंडलाइज करने पे जजेस को, तो उन्होंने बड़ा बर्दाश्त किया, तहम्मुल मजाजी से इसको सुना और आखिर में एक जबरदस्त फैसला दिया है और नजरिया जरूरत को दोबारा दफन कर दिया है, उसको जागने नहीं दिया। तो ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसके मेरे ख्याल से तारीफ का मुस्तहिक है। और ये आपकी जो ट्वीट थी आपने कोट की हुई है, हमारे दोस्त और आपके भी दोस्त खैबर घुमन साहब, उन्होंने ये भी हवाला दिया है कि अब जो ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं नून लीग वाले ख़ास तौर पे, तो जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया गया था तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में भी इनका केस पेंडिंग था, मगर ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे। फिर असगर खान केस की सूरत में भी ये था कि ये हाई कोर्ट में भी चलता रहा और साइमल्टेनियस उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी था। मैं आपसे दूसरा ये पूछना चाह रहा हूँ, सवाल मेरा ये है कि ये ये भी बहस चलती है कि जी जनाब ये देखें ना, कौमी और सूबाई इलेक्शन जो है ना एक दिन पे होने चाहिए। तो इमरान खान पहले ये कहते रहे कि आप मान जाएं अपने डिज़ोल्व करने में तो हम ये कर लेते हैं, तो अब वो सूरत हाल क्योंकि नहीं रही, मगर ये एक सियासी अखलाकी तो शर्त हो सकती है, मगर आइन में इसकी क्या गुंजाइश है? अब देखें आमिर साहब, आइन जो है वो हम सबको गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है। जो आइन पाकिस्तान है उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, कोई ऐसी प्रोहिबिशन नहीं है कि या कोई ऐसा कानून नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि जो कहे कि जो प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन है और जो आपका नेशनल असेंबली का इलेक्शन है वो एक ही दिन होना चाहिए। तो इस वजह से ये आप एक आर्गुमेंट वैसे तो बिल्ड कर सकते हैं कि जी खर्चा कम होगा, इस तरह के रीजंस दे सकते हैं, लेकिन अगर ये इलेक्शन डिफरेंट दिनों पे होता है तो खिलाफ आइन कोई काम नहीं होगा, ये बिल्कुल आपके आइन के मुताबिक होगा। देखें आइन जो है वो किक इन करता है जब असेंबली डिसॉल्व होती है, उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, ये आइन कहता है। वो ये मेंशन नहीं करता कि साथ नेशनल असेंबली का इलेक्शन भी होना है। अगर नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व उसी दिन होती है जिस दिन प्रोविंशियल असेंबली होती है, फिर तो एक ही दिन इलेक्शन होगा। लेकिन अगर डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे होती हैं तो फिर एक दिन इलेक्शन कराना कोई कानून में पाबंदी नहीं है। इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे आपके साथ ही भारत में आप देखिए, वहां पे तो नॉर्मल प्रैक्टिस है कि वहां पे जो इलेक्शन है वो तो होता ही नहीं है एक ही दिन सारी स्टेट्स का। एक पंजाब में इलेक्शन हो रहा है तो यूपी में किसी और डेट पे होता है, कर्नाटका में किसी और तारीख में होता है, हिमाचल प्रदेश में किसी और तारीख में होता है, और उसमें कोई पाबंदी नहीं है। एक मफरूजा है, ये एक इलीगल आर्गुमेंट है जिसका आइन में ना कोई ग्राउंड है, ना कोई उसकी बेसिस है। बिल्कुल ये आप इसको इखलाकी तौर पे तो बात कर लें, लेकिन आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो 6 मेंबर का जो फैसला आया है जस्टिस फायज ईसा साहब पे, ये पहले उनका एक 3 बेंच का फैसला आया था 2-1 से, तो उसके बाद वो उन्होंने अपने फैसले में 3 बेंच ने उसको गैर मौसर कर दिया। अब 6 मेंबर ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया है। इसके मतलब आप क्या कहेंगे? देखिए टेक्निकली आमिर साहब 6 ने नहीं किया, 7 ने भी किया। आप जहाँ 7 इसमें जस्टिस शाहिद वहीद का डाइसेंटिंग नोट भी पढ़े ना, वो इस बेंच का पार्ट नहीं थे, ऑलरेडी वो डिसएग्री कर चुके थे।
तो टेक्निकली 7 जो जजेस नहीं, हैं अगर हम उन्होंने इस तरह जाएंगे तो वो 3-4 वाली बहस भी छिड़ जाएगी कि वो जो बार बार कह रहे हैं। केस एक ही है ना, मैं वैसे कह रहा हूँ केस एक ही है। अगर टेक्निकली देखें तो वो 7 मेंबर से डिसएग्री की है, लेकिन 6 भी कर लें तो वो 6-0 है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं ना, वो पर्चे में आप एक्स्ट्रा सवाल करें तो उसके नंबर तो नहीं मिलते ना, लेकिन कटते भी नहीं है। तो इस वजह से वो ये टेक्निकली 6-0 है। इसमें देखें ऑलरेडी ये फैसला ना भी आता, मेरी नजर में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है अगस्त 2021 में कि जो सू मोटो लेने की पावर है वो है सिर्फ और सिर्फ सवाबदीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, और ये काजी साहब की जजमेंट तो 2 मेंबर बेंच की जजमेंट थी। तो ये वैसे भी कानून जो है, जो इस मुल्क का सेटल्ड लॉ है, वो ये कहता है अगर 2 जजमेंट्स हो तो हमने उसको फॉलो करना है जो लार्जर बेंच की है। तो ऑलरेडी ये मेरे ख्याल से क्लियर थी चीज। ये 6 मेंबर बेंच ना भी बैठता तो मेरी नजर में कादी साहब की जो जजमेंट है उसकी कानूनी और आईनी कोई वुकत नहीं थी, वो इतना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। तो ये इन्होंने एज अबंडेंट कॉशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच बना के उसको रिव्यू कर लिया है, लेकिन मेरी नजर में इसकी जरूरत नहीं थी। ये वैसे ही उस जजमेंट की कोई कानूनी और आईनी वुकत नहीं थी, क्योंकि 5 मेंबर बेंच ऑलरेडी इससे ऑपोजिट बात कर चुका है, वही प्रिवेल करनी थी। सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अबूजर सलमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब ब्रेक की तरफ चलते हैं। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ मगर आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक से वापस आके इस आखिरी एक हिस्से के अंदर बहुत अहम और बहुत ज़रूरी कुछ मामलात हैं जो आप लोगों के सामने आमिर साहब अपनी तर्जीह में रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, नवाज शरीफ साहब ने तो कहा है कि जी इन जजेस के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जाना चाहिए, रेफरेंस दायर करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास चॉइसेस अब क्या है, क्या करेंगे? और भी बड़ा कुछ कहा गया कि जी इमरजेंसी लगा देंगे, रेफरेंस भेजेंगे। मेरा ख्याल है जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है, आप उससे एग्री करें या ना करें, दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड। इसके बाद जो है अगर वो करेंगे तो 1, 2, 3 बड़ा क्लियर है। अमल दरामद नहीं करेंगे तो फाइनली शायद पहले कुछ लोगों को बुलाया जाए। आखिर में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बदलाना है, और लोग ये शक कर रहे हैं कि अगर वो कंटेम्प्ट उन पे होती है और वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो शक ये किया जा रहा है कि उनको ये बली देने के लिए मजबूर किया जाता है, किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने तो क्लियरली इन सो मेनी वर्ड्स कह दिया कि जनाब ये जो है ना उसके खिलाफ साजिश है, कि पहले ये जो है हमजा साहब साफ हो चुके हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, और अभी शहबाज शरीफ साहब को भी फारिग करने का आसान तरीका है कि उनसे ये कंटेम्प्ट खड़ा किया जाए। उनका नहीं, क्योंकि इतने बड़े दावे हो चुके हैं, इतनी बड़ी बातें हो चुकी हैं कि जी हम होने नहीं देंगे इलेक्शन, और हम अब ये इलेक्शन की अगर ये होने पे मान जाते हैं तो फिर इनके लिए सियासी तौर पे बहुत बड़ी शिकस्त होगी, कि पहले ही साबित हो चुका हुआ है कि इलेक्शन के लिए नहीं जाना चाहते, और अब इतने बढ़ के मारने के बाद जब वो अपना थूक दोबारा चाट रहे हैं तो उसके बाद ये बहुत बड़ा एक धचका है, सियासी धचका भी है, कानूनी धचका भी है, और उसके बाद ये बड़ा मुश्किल फैसला है उनका। मेरा ख्याल है कि बेहतर तो यही होगा कि अमल दरामद करें इस पे और इलेक्शन में जाएं, और मुल्क के भी शायद बेहतर है, अदालत के लिए भी बेहतर है, इनके लिए भी बेहतर है, और उनके यहाँ सीनियर एलिमेंट्स भी हैं, बढ़ के मारने वाले भी हैं, और काफ़ी सीनियर एलिमेंट्स भी हैं कि ये इस वक्त जो और कोई राह नज़र नहीं आ रही। सही है, मैं अभी क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ, चंद सेकंड्स मेरे पास हैं, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि हम यहाँ बैठ के सियासत को डिस्कस कर रहे हैं। पूरा मुल्क इस वक्त पूरी सियासत के गिर्द घूम रहा है, सियासत की पेचीदगियों के गिर्द घूम रहा है। आम आदमी कितनी तकलीफ में है उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रही हूँ कि आखिर उनके मसाइल का हल कौन निकालेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आमिर साहब आपका शुक्रिया, देखने वालों को शुक्रिया, खुदा हाफिज़।